हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वजीर एक्स के केस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है बिकॉज पहली बार निश्चल शेट्टी ने जो एफिडेविट की जो बात की थी कि अपने जितने भी यूजर्स हैं, जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, उनको एफिडेविट मेल किया है। आपको अगर आप अगर वजीर एक्स के यूजर हो तो आपको भी अभी तक मेल बॉक्स चेक कर लेना चाहिए। आपको एक एफिडेविट दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे ख्याल से तो सभी को दिख रहा है जो भी वजीर एक्स पे कभी रजिस्टर हुआ होगा। नहीं होगा तो एक बार जंक मेल में आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए, फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा जो एफिडेविट है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एफिडेविट के अंदर तो बहुत सारे पेजेस हैं, 50 पेजेस के आसपास है, लेकिन जो मेजर जो चीजें आपके समझने वाली हैं वो आप समझ लीजिए। एफिडेविट देखिए, कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट जो है, एक तरीके से अपना पक्ष रखा है निश्चल शेट्टी ने। और वो क्या चाह रहा है, निश्चल ने बेसिकली कहा है कि भाई वो ऑथराइज्ड है, और वो चाह क्या रहा है इस एफिडेविट के थ्रू, वो बेसिकली चाह रहा है कि एक तरीके से सिंगापुर कोर्ट के अंदर उसने फाइल किया, और वो वहाँ पे ये एफिडेविट के थ्रू ये चाह रहा है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का यू नो कोई लीगल केस, या उसकी कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस, या कोई भी किसी भी और तरीके की रिकवरी का केस, उसके एसेट्स की बिकवाली का केस, 6 महीने का टाइम बेसिकली उसने माँगा है। तो बेसिकली उसका एफिडेविट फाइल करने का जो पर्पस ये है कि सिंगापुर की कोर्ट जो है, जो ऑब्वियसली सिंगापुर का लॉ है, क्योंकि ये सिंगापुर में फाइल किया है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि सिंगापुर में क्यों किया है, इंडिया में क्यों नहीं किया। काफ़ी लोगों को अभी ये भी कन्फ्यूजन है। तो पहले मैं उससे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एफिडेविट का मतलब ये है कि भई उसने अपना पक्ष रखने की कोशिश करी है कोर्ट के सामने, और वो चाह रहा है कि मुझे 6 महीने का टाइम दिया जाए अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ये कि कोई भी कंपनी जब बैंकरप्ट होती है या इंसॉल्वेंट होने वाली होती है, तो उससे पहले वो एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत कोई सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन रेडीली अवेलेबल नहीं होता, और कोई भी एकदम ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता कि आज आपने सोचा और कोई सॉल्यूशन मिल गया। तो सॉल्यूशन में थोड़ा वक़्त लगता है। तो कोर्ट के सामने आप जाके कहते हो कि हमें थोड़ा-सा ना 6 महीने का वक़्त चाहिए, या 5 महीने का, या 4 महीने का। हम एक प्लान है हमारे पास, उस प्लान को आप बताते हो, उस प्लान को सामने रखते हो, पूरा केस सामने रखते हो, कैसे आप इंसॉल्वेंट हुए, क्या आपकी परेशानी थी, किन-किन चीज़ों की वजह से हुई। जैसे वज़ीर एक्स के केस में उसने पूरा डिटेल बताई अपने हैक के बारे में। और फिर उसके बाद वो सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन को कोर्ट के सामने रखा। अब कोर्ट के ऊपर है कि वो इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, पूरी सारी स्थितियों को देखते हुए उसे 6 महीने का टाइम देता है, नहीं देता है। एक बारी सिंगापुर कोर्ट ने अगर जो इस एफिडेविट को एक्सेप्ट कर लिया, और तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरीके से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा निश्चल शेट्टी को, वज़ीर एक्स को, और जो ऑब्वियसली सिंगापुर की एंटिटी है वज़ीर एक्स की, और एक ज़नमई लैब है, दोनों का मैं इस पे भी अभी बाद में बताऊँगा। अब मोटा-मोटा ये समझो कि वज़ीर एक्स को एक तरीके से 6 महीने का टाइम दे दिया जाएगा, और इस 6 महीने के दौरान कोई भी उनके ऊपर फ्रेश केस, लीगल कोई केस सिंगापुर की अदालत में एडमिट नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि इंडिया में तो हो सकता है, इंडिया में डेफ़िनिटली हो सकता है। अभी मैं उस पे समझाता हूँ कि दोनों एंटिटी का, क्योंकि वो आप समझ लोगे तो आगे आप पूरे इस एफिडेविट को ढंग से समझ लोगे। चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होना चाहिए, लंबा होगा थोड़ा-सा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको एंड तक देखना चाहिए। वैसे भी आपको वीडियो, अगर आप वज़ीर के यूज़र हो, तो आपको वैसे भी एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज इस एफिडेविट के थ्रू निश्चल ने क्या कोर्ट के सामने प्रेज़ेंट की चीज़ें, वो आज आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी, राइट? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में पहले नहीं थे। जैसे कि इंडिया की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका कितना पैसा पड़ा था। क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि जो इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, जैसे ईडी है, या पुलिस है, या सीबीआई है, जो भी क्रिप्टो वो सीज़ करते हैं, तो उनका कितना पैसा पड़ा था, और उस पैसे का क्या हुआ, वो भी वीडियो के अंदर बताया है, इस एफिडेविट के अंदर बताया है। तो वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा ओनरशिप पे लेके चलता हूँ। ओनरशिप पे देखो, ये वाला सेगमेंट देखो आप, राइट? तो ओनरशिप पैटर्न को अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे समझो, अ, 2 एंटिटी थी, राइट? एक तो इंडियन एंटिटी थी जिसका नाम है ज़ेनमाई लैब, और एक थी सिंगापुर एंटिटी जिसका नाम है ज़ेडटाई, ठीक है? ज़ेडईटीटीएआई, तो मैं इसको ज़ेडटाई बोलूँगा, ज़ेडटाई पीटीई, ठीक है? ये जो सिंगापुर की एंटिटी देख रहे हो आप, जो ये गोल्डन वाला जो सर्कल देख रहे हो, ये सिंगापुर की एंटिटी जो थी, ये पेरेंट एंटिटी, मतलब जो मेन एंटिटी थी, ये सिंगापुर एंटिटी है। और जो इंडियन एंटिटी है वो है ज़ेनमाई लैब। तो ये इंडियन एंटिटी क्या है? ये ज़ेनमाई लैब है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि जो सिंगापुर एंटिटी जो है वो ज़ेनमाई लैब को जो है वो जो ओन करती है बेसिकली। तो ये पेरेंट एंटिटी है, ये सब्सिडियरी है। तो मेन एंटिटी कौन-सी हुई? वो सिंगापुर एंटिटी हुई। अब आप बोलोगे थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझाइए। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपको इंडिया में आईएनआर के अंदर डील करना है, मतलब आईएनआर को डिपॉज़िट करना है, आईएनआर को विथड्रॉ करना है, आईएनआर के डिपॉज़िट और विथड्रॉल, ठीक है?
ये इंडियन एंटिटी के थ्रू होते थे, राइट? जो आईएनआर का डिपॉज़िट और विथड्रॉल, राइट? और जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो, जो क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो जो पेयर्स होते हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो है, वो बेसिकली सिंगापुर एंटिटी ओन करती थी, राइट? तो जब आप कहते हो कि क्या हम जब इंडिया में केस कर रहे हैं, तो हम किसके अगेंस्ट करते हैं? तो आप बेसिकली ज़ेनमाई लैब के अगेंस्ट केस करते हो, ठीक है? और ज़ेनमाई लैब का बेसिकली काम क्या था? ज़ेनमाई लैब का काम था जो आईएनआर से रिलेटेड, जो आईएनआर का डिपॉज़िट, विथड्रॉल और आईएनआर इनके पास इनफ रहे, मतलब जितना यूज़र ने जमा किया है, वो अगर गल तो जो केस आप करने की प्लानिंग कर रहे हो, वो आप ज़ेनमाई लैब पे प्लान करते हो। अब ज़ेनमाई लैब के ऊपर आप आईएनआर से रिलेटेड केस कर सकते हो। अब जो सिंगापुर एंटिटी ये क्रिप्टो वाला जो सेगमेंट है उसको हैंडल करती थी। तो ये कहीं न कहीं ना ये ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज का यही मॉडल है। जो इंडिया में आज की डेट में ज़्यादातर एक्सचेंजेस जो ऑपरेट कर रही हैं, वो इसी मॉडल पे ऑपरेट करती हैं कि सिंगापुर में पेरेंट एंटिटी होती है, इंडिया में इंडियन एंटिटी होती है, इंडियन एंटिटी आईएनआर में डील करती है, सिंगापुर वाली एंटिटी क्रिप्टो टू क्रिप्टो में डील करती है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, अगर आप देखो तो निश्चल शेट्टी जो है जो मेन एंटिटी है उसमें 74.27% का शेयर है और उसके बाद ये 2 को-फाउंडर हैं, जैसे हनुमान म्हात्रे और सिद्धार्थ मेनन, इनके पास 2 शेयर है, एक के पास 18.5 से और एक के पास 7.1 से, बट मेन एंटिटी में निश्चल शेट्टी एक मेजर स्टेक होल्डर है और ये जो मेन एंटिटी है इसके 99% जो है ज़ेनमाई लैब का इनके पास है और 1% इसमें निश्चल शेट्टी के पास है। तो ये आज आपको क्लियर हो गया कि एंटिटी जो है वो इसीलिए सिंगापुर, जब आप देख रहे हो कि केस जो है वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या एफिडेविट, ये सिंगापुर के कोर्ट के सामने क्यों फाइल हो रहा है? इंडिया के कोर्ट में क्यों नहीं फाइल हो रहा है? ये तो इंडियन एक्सचेंज है। तो इंडिया के केस में अगर अगर आईएनआर से रिलेटेड जो भी केस है वो इंडियन एंटिटी पे आप केस करोगे और इस केस में हुआ क्या है कि हैकर ने जो हैक किया है वो क्रिप्टो हैक किया है। इंडिया के जो आईएनआर के हिसाब से अगर आप देखो तो आईएनआर वो कह रहे हैं कि हैक हुआ ही नहीं। तो जब आप इंडियन एंटिटी पे जब केस करोगे तो वो ये बोल देंगे कि भाई आईएनआर तो हैक हुआ नहीं, आईएनआर तो हमारे पास वैसे ही पड़ा और हम आईएनआर वापस कर रहे हैं। और इन्होंने अभी बोला भी कि 66% के आईएनआर वापस कर रहे हैं और 34% जो है अभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने फ्रीज किया है, जब फ्री होगा तो ये अलाउ कर देंगे। तो ये सीन है और ऐसा नहीं कि अभी लोगों ने केस किया नहीं, तो जब लोग केस कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, वो ज़नमई लैब के अगेंस्ट कर रहे हैं, राइट? अब ज़नमई लैब के अगेंस्ट जब केस करोगे, तो वो ये कह देगा कि जो क्रिप्टो क्रिप्टो रिलेटेड जो है, वो तो सिंगापुर एंटिटी देखती थी, मैं तो सिर्फ़ इंडिया में आईएनआर डिपॉज़िट और आईएनआर विथड्रॉल दिखता था। तो ये केस को उलझाने वाली बात है यहाँ पे। ये जो एक लीगल एक तरीके की जो प्रोटेक्शन मिल मिल रही है, चाहे वो वज़ीरेक्स है, चाहे और भी जो एक्सचेंजेज़ हैं, जो इस मॉडल पे काम कर रही हैं, कहीं न कहीं प्लान के तहत होता है। कि कल को अगर कुछ ऐसा होता है तो जो भी केसेस हैं, क्योंकि इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्लियर नहीं है, इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं मिलता है एक्सचेंज को, तो एक उस वजह से भी ये जो एक्सचेंजेस हैं ये अपने आप को एक वहाँ पे पेरेंट एंटिटी को वहाँ रजिस्टर करते हैं, एक इंडियन एंटिटी करते हैं और फिर ये जो है क्रिप्टो वहाँ से करते हैं और यहाँ से वो आईएनआर में डील करते हैं। तो ये देखा गया है, तो ये यहाँ पे एक तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब हम चलते हैं वापस, जो हमें चलना चाहिए वो है एफिडेविट पे, ठीक है? अब एफ़िडेविट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और एफ़िडेविट में हम बात करेंगे 2-3 सेक्शन है। एक तो एफ़िडेविट में हम शेयर होल्डिंग की का पैटर्न देखेंगे, क्या शेयर होल्डिंग के पैटर्न है। इस एफ़िडेविट के अंदर ये है कि कितना फंड लूज़ हुआ है, किन-किन का हुआ है, टॉप 20 कस्टमर्स का कितना हुआ है और उसके बाद इसमें बायनेंस का क्या रोल है, पूरी बात बायनेंस की बताई गई है और इसमें सॉल्यूशन की बात भी है। सॉल्यूशन एंड में डिस्कस करूँगा, ऑब्वियसली एफ़िडेविट के एंड में, तो सॉल्यूशन भी आप एक बार समझ लेना, लेकिन शुरुआत में हम थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको समझते हैं। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया है इन द जनरल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, ठीक है? सेक्शंस मेंशन किए हैं और यहाँ पे अपनी जो फर्म है ज़ेट्टाई पीटी लिमिटेड और इनका ये यहाँ पे मेंशन किया है। एफिडेविट किसने फाइल किया है? नेम ऑफ द मेकर निश्चल शेट्टी ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर ये। और यहाँ पे निश्चल शेट्टी ने यहाँ पे लिखा है कि आई एम अ डायरेक्टर ऑफ ज़ेट्टाई प्राइवेट लिमिटेड, पीटीई लिमिटेड सॉरी, एंड आई एम ड्यूली ऑथराइज्ड टू मेक दिस एफिडेविट। तो ये निश्चल इसको अनाउंस कर रहा है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इस एफिडेविट में रिक्वेस्ट क्या है उसको समझो। क्या-क्या रिक्वेस्ट करी है? तो निश्चल शेट्टी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कर रहा है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आई मेक दिस एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ दिस फर्म and for the under the pursuant to the section 64 of the insolvency restructure and dissolution, ठीक है, for among तो इसमें चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है कि for a period of 6 months from the date of this application until the further no resolution shall be passed for winding up ZTI, ZTI को wind up
करने का ऑर्डर नहीं पास होना चाहिए अगले 6 महीने तक। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो ये कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल किया जा रहा है। कोर्ट अगर इसे अप्रूव कर देगा तो 6 महीने के लिए एक तरीके का उसको समय दे दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर कोई भी वाइंड अप नहीं होने वाली जेड टाइप पीटी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, और भी उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके का यहाँ पे लिखा है कि नो प्रोसीडिंग व्हाटएवर बिफोर कोर्ट एंड आर्बिट, जिसमें लिखा है कि किसी भी तरीके की एंड पेंडिंग और थ्रेटेंड अगेंस्ट जेटाई शैल बी कमेंस्ड और कंटिन्यूड अगेंस्ट। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग जेटाई के अगेंस्ट ना हो जब तक 6 महीने पूरे नहीं हो जाते। तो यहाँ पूरे वो उसको बताने की कोशिश करी। यहाँ तक कि ये लिखा है कि नो एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रेस और अदर लीगल प्रोसेस मे बी कमेंस्ड, कंटिन्यूड और लेविड। तो यहाँ पे वो जो सिंगापुर की फर्म है वो कह रही है कि कोई हमारे अगेंस्ट 6 महीने तक कोई ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का वाइंड अप ऑर्डर, हमें 6 महीने का टाइम चाहिए। 6 महीने का वो एक तरीके के प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं कि जेडटाई क्या कह रहा है। जेडटाई कह रहा है कि इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 7 जनवरी 2019 को ये बनी थी, और इसके अंदर जो जेडटाई के अंदर जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो है निश्चल शेट्टी, समीर हनुमन महात्रे और सिद्धार्थ मेनन। ठीक है, यहाँ मैंने पहले भी आपको ये परसेंटेज बता दी है। उसके बाद यहाँ पे और जो इसमें डायरेक्टर्स हैं वो लोकल डायरेक्टर्स के नाम बताए हैं। ठीक है, उसके बाद बताया कि इंडिया के बारे में बताया कि ये बेसिकली यहाँ बताया है कि इंडिया की जो फर्म है वो कितनी बड़ी थी। अब ये देखो, ये कह रहे हैं द प्लेटफॉर्म इज अ लीडिंग एक्सचेंज। जेट्टाई बेसिकली क्या है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म, वजीर एक्स को बोला गया प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म इज अ लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसके इंडिया के अंदर 16 मिलियन 1 करोड़ 60 लाख उसके यूजर थे रजिस्टर, और जिसमें से 44 लाख जो थे उनके क्रिप्टो करेंसी बैलेंसेज हैं जो मेंटेन करते थे हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, प्लेटफॉर्म के अंदर क्या था, अब ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, द प्लेटफॉर्म वाज ओन्ड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्लेटफॉर्म वाज ओन्ड बाय जेट्टाई एंड ऑपरेटेड बाय जनमाई इंडिया फ्रॉम मई 2019 टिल नवंबर अंटिल नवंबर 2019। ठीक है, तो ये 2019 तक था। फिर जनमई इंडिया जो कि कंपनी इंडिया की रिपब्लिक के जो लॉ है उनके अंतर्गत बनी, और जनमई इंडिया जो है वो 2017 में बनी थी, और ये होली ओन्ड बाय जेट्टाई। तो मैं जो आपको बात बता रहा था शुरू में, वो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि जेट्टाई इसे पूरा ओन करता है। ठीक है, और इस वक्त जो जनमई इंडिया के डायरेक्टर हैं वो समीर हनुमन महात्रे, तुषार पटेल और मुत्तुस्वामी अय्यर है। ठीक है, कॉपी ऑफ जनमई इंडिया, तो ये इन्होंने कॉपी भी लगाई है। ठीक है, वो प्रूफ के तौर पे कि भाई जनमई प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड थी इंडिया के अंदर, इंडिया की मिनिस्ट्री जो है वहां पे जो। अब ये कह रहे हैं कि 2019 के आसपास बाइनेंस एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद द फाउंडर और उसने टू एक्वायर प्लेटफॉर्म। ठीक है, बाइनेंस की बता रहे हैं कि एक वेबसाइट है जहां पे क्लेम किया कि बाइनेंस द वर्ल्ड्स लीडिंग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम विद अ प्रोडक्ट सूट दैट इंक्लूड्स। तो यहाँ पे बाइनेंस ने क्लियरली बोला था कि भाई 21 नवंबर 2019 को कि बाइनेंस अनाउंस्ड ऑन इट्स वेबसाइट दैट इट हैज एक्वायर्ड द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने उस जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला था बाइनेंस ने उस वक्त, तो उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाला है कि ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज एंड ब्लॉकचेन सिस्टम बाइनेंस टुडे अनाउंस इट्स एक्विजिशन ऑफ वजीर एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो इनका ये कहने का क्या मतलब है, एज द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट एसोसिएटेड विद बाइनेंस एक्विजिशन ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये कह रहे हैं कि उसकी जो एक्विजिशन जो है कि जो डिटेल्स हैं वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, और तो ये लिखा है कि आई एम अनएबल टू गो इनटू एनी डिटेल ऑन द स्ट्रक्चर और टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 2019 में जेट्टाई डिलीवर्ड द कंट्रोल ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, वजीर एक्स वॉलेट्स एंड क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म। ये कह रहे हैं कि 2019 में जेट्टाई ने, जो सिंगापुर की जो एक्सचेंज है, उन्होंने सारे के सारे जो टोकन्स हैं वो बाइनेंस को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जो था वो सारा का सारा बाइनेंस को ट्रांसफर कर दिया। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर द प्लेटफॉर्म वर आल्सो ट्रांसफर टू बाइनेंस। ये कह रहे हैं नवंबर 2019 में हमने बाइनेंस को ट्रांसफर कर दिया। ये इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे डाले हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बताया कि नॉट विथ स्टैंडिंग द ट्रांसफर और ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द प्लेटफॉर्म, zenmai इंडिया कंटिन्यू टू प्ले द रोल इन द ऑपरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। zenmai इंडिया सिर्फ इंडिया के अंदर जो रोल था उसका वो ये था कि बाइनेंस को ट्रांसफर करने के बाद ओनरशिप वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहा था।
तो ज़ेनमाई इंडिया क्या ऑपरेट करता था? वो आईएनआर रिलेटेड सर्विसेज़ जो है वो करता था। वही मैं आपको जो शुरू वीडियो के शुरू में बताया, ठीक है? जबकि बायनेंस जो था वो क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज़ परफ़ॉर्म करता था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ज़ेनमाई का क्या रोल था और ज़ेडटी का क्या रोल था, ठीक है? और अब इधर क्या, क्योंकि बायनेंस के पास चला गया, तो बायनेंस जो था वो क्रिप्टो रिलेटेड प्लेटफ़ॉर्म को, जो क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, जो सर्विसेज़ थी, वो चलाता था। अगस्त 2022 के आस-पास ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि बायनेंस 2022 में पब्लिकली अपने आप को डिस्टेंस करने लगा और उसने डिसवो कर दिया अपनी ओनरशिप, मतलब अपनी ओनरशिप को उसने बोला कि नहीं, मेरी कोई ओनरशिप नहीं है। और अगस्त 5 2022 के आसपास उसने एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे नीचे मेंशन किया है कि यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि वो डिसओन करने लगे प्लेटफ़ॉर्म को। यहाँ तक कि इनका कहना है कि सीईओ ऑफ जो बायनेंस था, उसने एक स्टेटमेंट भी पोस्ट करी दैट सेड दैट बायनेंस डज़ नॉट ओन एनी इक्विटी इन ज़ेनमाई लैब। तो यहाँ पे जो बायनेंस का जो सीईओ है, उसने ये भी डाला और प्रूव करने की कोशिश करी। ये ट्वीट भी किया, उसने यहाँ पे लिखा कि बायनेंस डज़ नॉट ओन एनी इक्विटी इन ज़ेनमाई लैब, द एंटिटी ऑपरेटिंग WazirX एंड एस्टैब्लिश्ड बाय ओरिजिनल फाउंडर्स, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि बायनेंस वाज़ सीकिंग टू बैक आउट, बायनेंस बैक आउट कर रहा था ट्रांसफर ट्रांज़ैक्शन से, और द डिस्प्यूट ओवर द ओनरशिप ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म वाज़ पब्लिसाइज्ड, सोशल मीडिया पे पब्लिश करने लगा बायनेंस कि भैया वो इसको ओन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा है द डिस्प्यूट इज़ ऑनगोइंग। अब डिस्प्यूट क्या है? द डिस्प्यूट इंटेंसिफाइड व्हेन other things, Binance informed the founders and publicly stated that it would terminate all the wallets that were used to hold प्लेटफॉर्म डिजिटल एसेट। तो डिस्प्यूट तब और ज्यादा हो गया जब बाइनेंस ने फाउंडर्स को बोला कि वो सारे के सारे जो वॉलेट्स उनको टर्मिनेट कर देंगे और जो डिजिटल एसेट को होल्ड करते हैं, ठीक है? और वज़ीर तो इससे क्या हुआ कि दिस वाज़ नॉटविथस्टैंडिंग मिस्टर ज़ाओ अर्लियर स्टेटमेंट, बाइनेंस वुड नॉट टेक ड्रास्टिक एक्शन सच एज़ टू डिसेबल WazirX वॉलेट हर्ट यूज़र, ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखा है कि इफ यू हैव फंड्स ऑन, यहाँ पे सीज़ी ने ये एक बार ये भी ट्वीट किया था, जो इन्होंने ट्वीट डाला है एफिडेविट के अंदर, इफ यू हैव फंड्स ऑन WazirX यू शुड ट्रांसफर इट टू बाइनेंस सिंपल। वी कुड डिसेबल WazirX वॉलेट्स ऑन टेक लेवल बट वी कांट, वी वोंट, एंड एज मच डिबेट्स एज वी आर एंड्योरिंग वी वोंट हर्ट यूजर्स। तो ये भी WazirX ने प्रूव करने की कोशिश करी कि बाइनेंस के पास कंट्रोल था, तभी वो डिसेबल कर सकते थे वॉलेट्स को, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि WazirX से अपने फंड्स बाइनेंस पे ट्रांसफर कर लो, ठीक है? तो ये बताने की कोशिश करी, और 3 फरवरी को बाइनेंस पब्लिकली अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू सीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो ये बाइनेंस के साथ इनका ये केस चल रहा है। बाइनेंस ने यहाँ पे भी मेंशन करने की कोशिश करी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि व्हाइल द फाउंडर्स वर ऑफ द व्यू दैट बाइनेंस हैड नो बेसिस, मतलब कि जो WazirX के फाउंडर हैं उन्होंने बोला कि बाइनेंस का वैसे तो ये करना सही नहीं है, करना बनता नहीं है, लेकिन फाउंडर्स ने ये इंश्योर किया कि प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू रखते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर। तो उसके उसके बाद क्या हुआ कि ZTI वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट, ZTI ने क्या करा कि जो भी टोकन्स थे बाइनेंस के पास, वो उसने वापस ले लिए। उसने बोला कि जो कंट्रोल था जो बाइनेंस के पास, तो उन्होंने ZTI वाज़ कंपेल्ड टू एक्सेप्ट, राइट? जो कंपेल्ड टू एक्सेप्ट अल्बिट अंडर प्रोसेस, मतलब इन्होंने जो कोर्ट के अंदर केस है वो तो चलता रहा, लेकिन ZTI ने बोला कि ठीक है, हमें प्लेटफॉर्म WazirX बंद नहीं करना है। तो इन्होंने क्या करा कि एक जो सारे क्रिप्टो करेंसी जो थी बाइनेंस के पास वो वापस ले ली, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि टोकन हेल्ड बाय बाइनेंस व्हिच बाइनेंस आस्क्ड टू बी ट्रांसफर आउट so as to maintain the status quo of the platform while dispute between ZTI and Binance remains ongoing। इसके बाद क्या है कि ZTI ने कंट्रोल ले लिया बाइनेंस से इन क्रिप्टो करेंसी टोकन्स का, अंडर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब है कि केस चलता रहा कि ओनरशिप को तुमने क्यों खारिज किया, मतलब ओनरशिप जब थी तुम्हारे पास तो क्या वो रीजंस हैं, और ये रीजन सही नहीं है कि तुमने अब अपने आप को डिसओन कर दिया WazirX को। लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म चल रहा था तो ZTI ने क्रिप्टो करेंसी जो थी, वो जो टोकन्स थे वो वापस ले लिए बाइनेंस से, और जो WazirX का प्लेटफॉर्म था उसे चलने दिया, ठीक है? और यहाँ पे ये भी लिखा है कि इट वाज़ इन दीज़ सर्कमस्टांसेस 31 जनवरी 2023 को, कि क्योंकि अब बाइनेंस से टोकन्स वापस ले लिए थे, एसेट्स वापस ले लिए थे, लेकिन केस चलता रहा क्योंकि WazirX को इनको कंटिन्यू करना था। अब ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी टोकन्स की खुद नहीं ले सकते थे, इसलिए इन्होंने लिमिनल को 31 जनवरी 2023 को हायर किया, राइट? तो ये यहाँ पे लिमिनल का नाम भी लिखा है कि हमने लिमिनल को किन सिचुएशन में, क्योंकि हमारी बाइनेंस से
से टोकन्स आ गए थे, सारे टोकन्स हमने वापस अपने कंट्रोल में ले लिए थे, तो बाइनेंस से ट्रांसफ़र हमने ले लिया था। तो हमें एक कस्टोडियन की ज़रूरत थी, तो हमने लिमिनल को हायर किया, ठीक है? तो ये यहाँ पे लिमिनल की सर्विसेज़ के बारे में बताया कि हमने किस तारीख को हायर किया। अब ये बोल रहे हैं कि द डिस्प्यूट बिटवीन ज़ेड-टाई मतलब वज़ीरेक्स और बाइनेंस के बीच में जो डिस्प्यूट है ऑन द ओनरशिप ऑफ प्लेटफ़ॉर्म, ये अभी भी ऑनगोइंग है और यहाँ पे ये अभी भी मेंटेन कर रहे हैं कि ये रॉन्गफुल था और ये कह रहे हैं कि इन ज़ेड-टाई के पास, वज़ीरेक्स के पास बेसिकली कोई चॉइस नहीं थी टू टेक ओवर दोज़ एसेट्स जो बाइनेंस से उन्होंने लिए, क्योंकि उनको जो प्लेटफ़ॉर्म था उसे बंद नहीं करना था, प्लेटफ़ॉर्म यूज़र के हित में उन्हें कंटिन्यू करना था। और बाकी इन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई बिकॉज़ ऑफ द ऑनगोइंग केस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब ये साइबर अटैक पे चलते हैं। जो साइबर अटैक की बात यहाँ पे करना शुरू करी, 18 जुलाई को उन्होंने साइबर अटैक की बात करी है। इंडियन अथॉरिटीज़ के अलावा उसको कई देशों की जो सिंगापुर की जो देश है, वहाँ पे भी इसकी जाँच-पड़ताल चल रही है, इंडिया के अंदर भी जाँच-पड़ताल चल रही है और ज़ेड-टाई ने मतलब वज़ीर एक्स ने सिंगापुर के अंदर भी 17 अगस्त 2024 को जो है कंप्लेंट लॉन्च करी है। ठीक है। उसके बाद जो ज़ेड-टाई और ज़ेनमी इंडिया है, जो राइट जो वज़ीरेक्स की 2 एंटिटीज़ हैं और ये इनके अंदर बताया गया कितना जो लॉस हुआ है, $234 मिलियन एट दैट टाइम का लॉस हुआ है और इनका ये मानना है कि ये लिमिनल डिजिटल एसेट कस्टडी वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्टीड ऑफ इट्स फंड। तो ज़ेड-टाई ये कह रहे हैं कि ये हैक नहीं हुआ, ज़ेनमी और ज़ेड-टाई हैक नहीं हुए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए, जो लिमिनल के एंड पे ये हुआ है, ये इन्होंने एफिडेविट के अंदर मेंशन करने की कोशिश करी है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि विदिन आवर्स इन्होंने क्या करा, उसके बाद ये सबको पता ही है और तो यहाँ पे ये एक चीज़ और लिखी है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़ेड-टाई मतलब वज़ीर-एक्स ओनली टूक कंट्रोल वज़ीर-एक्स ने बाइनेंस से कंट्रोल इसलिए लिया क्योंकि वो प्लेटफ़ॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते थे और बाइनेंस ने अभी यहाँ पे इनका कहना है कि वज़ीर-एक्स मेंटेन्स दैट प्लेटफ़ॉर्म एंड इट्स एसेट्स वर इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड टू बाइनेंस इन अकॉर्डिंग विद द ट्रांसफर ट्रांज़ैक्शन शुड नॉट हैव रिमेन्ड विद द बाइनेंस, ठीक है? तो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि अभी भी इनका जो केस है, वो अभी भी ऑनगोइंग है और इनको जो फंड्स जो बाइनेंस से इन्होंने लिए, वो मजबूरी में वापस लिए थे, ठीक है? इनका कहना है कि ये प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं टू मैनेज द क्राइसिस व्हाइल बाइनेंस के साथ डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। अब इनका ये कहना है कि साइबर अटैक को जो हुआ है उसकी फोरेंसिक जांच के लिए ज़ीरो शैडो करके कंपनी है उसको इन्होंने हायर किया जो ट्रेस कर रहा है और उन्होंने 500 से ऊपर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को अप्रोच किया है वज़ीरेक्स ने। जब मैं ज़ेड-टाई बोलता हूँ तो आप इसको वज़ीरेक्स ही समझिए क्योंकि ज़ेड-टाई का मतलब है सिंगापुर एक्सचेंज। तो ज़ेड-टाई ने पूरे सबको अप्रोच किया 500 से ऊपर, कुछ अमाउंट छोटा-सा कोई रकम है जो इधर-उधर एक्सचेंजेस पे गई, उसको इन्होंने ट्रेस भी कर लिया और फ्रीज़ भी कर लिया और उसे वापस लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। और लॉस जो है वो करीब 234 मिलियन यूएस डॉलर का है और ये 18 जुलाई की रिपोर्ट है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक 9700 रिक्वेस्ट आई हैं क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म तो बंद है तो ल लोग ईमेल के थ्रू या डीएम या व्हाट्सऐप के थ्रू 9700 इनके पास एप्लीकेशंस आई हैं विथड्रॉल के लिए और इनके पास बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे जो टॉप 20 जो हमारे पास इनके पास जो टोकन्स बचे हैं उसकी इन्होंने लिस्ट दी है कि बीटीसी कितना बचा है और इनके पास डोज कितना है एक्सआरपी कितना है तो करीब इनके पास जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो जो रिमेनिंग क्रिप्टो एसेट्स है उनका यहाँ पे इन्होंने ब्यौरा दिया विच इज क्लोज टू 284 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ टोकन्स इनके पास बचे हैं। ठीक है, अब ये भी कह रहे हैं कि भाई इनका जो खर्चा आना है वो करीब 12 मिलियन यूएस डॉलर का इनका खर्चा आना है लीगल में कि और ये सारी इन चीज़ों में रिकवरी प्रोसेस में और इनके करीब कुछ पैसे जो हैं वो बाइनेंस के पास पड़े हैं और देखो ये लिखा है ना द लिक्विड इललिक्विड एसेट्स जो इललिक्विड एसेट है करीब 14.8 मिलियन यूएस डॉलर के बाइनेंस के पास पड़े हैं खर्चा करने के लिए और बाइनेंस ने अभी इनको ये पैसे नहीं दिए हैं तो यहाँ पे बाइनेंस को के ऊपर एक तरीके का एक अटैक है जहाँ पे दे आर सेइंग कि हमारे जो अभी भी बाइनेंस के पास पैसे पड़े and that they are not able to withdraw which Binance has restricted ZTI ability to withdraw तो ZTI withdraw नहीं कर पा रहा है ये उन्हीं का पैसा है वो चाहते हैं कि अगर ये पैसा आएगा तो उनका ये अप्रोक्सीमेट खर्चा आना इन चीज़ों में तो ये खर्चा भी वो
दे आर ट्राइंग टू गेट। ज़ेटाई का ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरी उसकी, कि ज़ेटाई इन लाइन विद द डब्ल्यूआरएस टोकन शेड्यूल ऑफ यूजर विद डब्ल्यूआरएस टोकन होल्डिंग ऑन द पैटर्न बट हैव नॉट डन सो। मतलब ये कह रहा है कि ज़ेटाई ये कह रहा है कि अभी भी जो डब्ल्यूआरएस का जो कंट्रोल है वो बाइनेंस के पास है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि ज़ेटाई टुक ओवर कंट्रोल ऑफ द प्लेटफॉर्म बट मोस्ट ऑफ द ज़ेटाई लायबिलिटीज आर कंटिंजेंट ऑन द आउटकम ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इनके जो टोटल इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारे ये यूजर हैं, नंबर ऑफ यूजर, राइट, और नंबर ऑफ यूजर हमारे इतने हैं, इतना इनके पास यूएसडी था। ये टोटल इनका कॉर्पोरेट भी 640 कॉर्पोरेट्स भी थे जिन्होंने जिनके यहाँ पे फंड्स हैं। तो इतना यहाँ पे इनका जो फंड्स हैं जो इनके पास थे। तो सारे के ज़्यादातर इनमें से इंडियंस ही थे, राइट। और यहाँ पे एक और इन्होंने चीज़ लिखी कि ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 28 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी इनके पास पड़े हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के 28 मिलियन यूएस डॉलर विच इज क्लोज टू 234 करोड़, 234 करोड़ के आसपास, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं। जब वो जब वो किसी का सीज करती हैं क्रिप्टो, तो उन्होंने वजीरेक्स के पास भेजा, लेकिन उन्होंने वजीरेक्स ने यहाँ पे बोला कि वो एक ट्रस्ट के अंडर थे और ये जो हमारे हैक हुआ है वो उसके अंदर ये क्रिप्टो नहीं था। ये बेसिकली ट्रस्ट से ट्रस्ट वॉलेट नहीं है। यहाँ पे एक अरेंजमेंट इन्होंने लिखा है कि अंडर अ स्पेशल अरेंजमेंट वेयर द प्लेटफॉर्म वुड होल्ड दिस टोकन ऑन ट्रस्ट फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अब ये ट्रस्ट का मतलब कहीं किसी और जगह पे इन्होंने होल्ड करे हुए थे, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल, कि जहाँ पे 28 मिलियन यूएस डॉलर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका बच गया। सो ये एक बड़ी खबर है, ये मतलब जो इन्होंने एफिडेविट में ये मेंशन करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी लायबिलिटीज की बात करी है, उसको मैं यहाँ पे आगे इन्होंने सोल्यूशन दिया, उसमें डिस्कस करूंगा। टॉप 20 अगर हम देखें, कौन से वो 20 लोग हैं टॉप 20 जिनके जिनके फंड्स गए हैं, उनमें से पार्टी ए पार्टी बी, जहाँ आप देख रहे हो ना, पार्टी ए पार्टी बी, इन लोगों ने बोला कि हमारा नाम यहाँ पे नहीं लेना एफिडेविट में। तो पार्टी ए और पार्टी बी, मतलब इसके एक पार्टी ए के 6 मिलियन, 6.3 मिलियन, इसका 1.4 मिलियन, इसका विशाल मोराल का 1.4 मिलियन, पार्टी सी 1.6 मिलियन, राकेश अग्रवाल 1 मिलियन। तो जिस इस तरीके से यहाँ पे जिन जिनके जो जो फंड्स गए हैं, तो वहाँ पे 1 मिलियन के ये तो टॉप 20 लोगों के। कुछ लोगों ने अपने नाम नहीं दिए, उन्होंने बेसिकली रिस्क बताया या कम अनकंफर्टेबल रहे, उन्होंने बोला कि हमारा नाम यहाँ पे ना मेंशन हो। तो ये 20 लोगों के नाम है टॉप 20 जिनके क्रिप्टो गए हैं, राइट। तो करीब मेरे को लगता है ये टोटल अगर हम करेंगे तो 20-25 मिलियन निकल के आएगा, जो टॉप 20 लोगों का, ठीक है। तो प्रपोजल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड नीड फॉर मॉरिटेरियम। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि प्रपोजल क्या है रीस्ट्रक्चरिंग का, तो बेसिकली कह रहे हैं कि इन्होंने एक 3 एजेंसीज को हायर किया है, क्रॉल, निशित देसाई, राजन, ये बड़ी फेमस हैं, सारे बड़ी-बड़ी लॉ फर्म्स हैं, तो इनको हायर किया है। तो ये इसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हैविंग रिसीव्ड देयर एडवाइस ज़ेटाई मैनेजमेंट बिलीव्स दैट देयर इज़ अ पोटेंशियल इन फॉर्मुलेटिंग अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। तो ये बेसिकली यहाँ पे अब ये प्रपोजल है, और किस तरीके से ये प्लान कर रहे हैं उसको अब आप समझने की कोशिश करिए। हम अब एफिडेविट के लास्ट सेगमेंट पे हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि they believe that there is a potential in formulating a restructuring plan by way of scheme of arrangement involving Zettai, मतलब WazirX, and user of platform as contingent creators of Zettai that would be beneficial for the parties involved. तो बेसिकली यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बताने की कोशिश करिए। सबसे पहले 3 तरीके से दे आर प्लानिंग टू डू इट। नंबर 1, दे आर सीइंग कि एंगेजिंग अ सूटेबल व्हाइट नाइट टू प्रोवाइड कैपिटल। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग नेम था, व्हाइट नाइट। तो मैंने व्हाइट नाइट को गूगल किया कि व्हाइट नाइट होता क्या है। तो व्हाइट नाइट बिजनेस टर्म होती है। व्हाइट नाइट इज अ फ्रेंडली इन्वेस्टर दैट एक्वायर्स अ कॉर्पोरेशन एट फेयर कंसिडरेशन विद सपोर्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। तो व्हाइट नाइट का मतलब होता है कि एक फ्रेंडली इन्वेस्टर। तो बेसिकली आप एक इसको इन्वेस्टर ही पकड़ के चलो कि इन्वेस्टर। तो ये कह रहे हैं कि हम एक सूटेबल इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें कैपिटल दे देगा, अमंग अदर्स इम्प्रूव हमारी रिकवरी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को भी मीट आउट कर लेगा, और प्रोफेशनल फीस को कवर कर लेगा। तो व्हाइट नाइट इज अ गुड गाय, इज लाइक कि ठीक है यार, मतलब इंडस्ट्री को बचाना है एंड चलो लेट्स डू एन इन्वेस्टमेंट। तो एक ये उसकी तलाश में, ठीक है, एक व्हाइट नाइट की, who will probably invest
नॉट मे बी इन टर्म्स ऑफ कि पूरा इन्वेस्ट कर देगा, पूरा खरीद लेगा, मे बी हो सकता है पार्शियली इन्वेस्ट कर दे, सो दैट कि उसको बाद में जब एक्सचेंज चल पड़ेगी तो उसके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ऑब्वियसली उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये व्हाइट नाइट की तलाश में। दूसरा है कि कंसीडरिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ यूजर इन रिलेशन टू रिसीविंग पे आउट्स अंडर अ पोटेंशियल स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड डिटरमिनिंग एंड अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फैक्टर्स। यूजर्स को फंड्स भी देने की बात यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि यूजर किस तरीके से चाहते हैं ऑब्वियसली के, तो उसके उसके अराउंड भी दे प्लानिंग टू डू थिंग्स यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द यूजर नीड्स एंड वांट, उसके हिसाब से पे आउट्स को कैसे ये शुरू करेंगे, प्रो रेटा बेसिस पे या किस तरीके से उसको वर्कआउट करने की यहाँ पे बात करिए। तीसरा है कि कंसीडरिंग पोटेंशियल सोल्यूशन विच में इंक्लूड, अब यहाँ पे और सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला सोल्यूशन वो ये कर सकते हैं कि जो शुरू में उन्होंने बोला था कि यूजर टोकन जो बचा है और जो हैक हो गया, जो बचा है उसको रीबैलेंस करके प्रो रेटा बेसिस पे सबके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है? एंड अलाउइंग इन काइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी टोकन टू यूजर इंस्टेड ऑफ फियाट। सो बेसिकली जो टोकन बचे हैं उसी की रीबैलेंसिंग करके प्लस कुछ और टोकन्स दे के मे बी, तो उस तरीके से कुछ ये फिगर आउट करने की कह रहे हैं कि वो वी विल थिंक ऑन दोस लाइंस। सो ये सारे प्रपोजल्स वो नहीं कि ये करेंगे, बेसिकली वो कोर्ट को ये बताना चाह रहे हैं कि ये पोटेंशियल प्रपोजल्स हैं जिनके बेसिस पे हमें थोड़ा वक्त चाहिए, जैसे इन्वेस्टर ढूंढना, व्हाइट नाइट, जो क्रिप्टो एसेट्स बचे हैं उनको किस तरीके से रीबैलेंस करके प्रो रेटा बेसिस पे टोकन्स का डिनोमिनेशन और एलोकेशन, वो एक तरीका है, राइट? तीसरा डी लीवरेजिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि जिसको ज्यादा जल्दी पैसे चाहिए तो उसको ज़्यादा जल्दी दे दिए, लेकिन चाहे वो कह रहा है कि चाहे वो और जो नहीं अभी विथड्रॉ करना चाहता है उसको बाद में बेनिफिट दिया। तो कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज़ भी करनी चाहिए, जिसको जल्दी चाहिए वो जल्दी ले ले, लेकिन लॉस लेना पड़ेगा, और प्रॉब्ली जिसको अभी नहीं चाहिए जो वेट कर सकता है उसको प्रॉब्ली दे विल से कि ओके यू विल गेट मोर बेनिफिट इफ यू स्टे बैक। तो कुछ इस तरीके की स्कीम्स ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रपोजल्स हैं जो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रपोजल्स पे कौन-सा बेस्ट है, उस प्रपोज़ल को हम देखेंगे, और 6 महीने का इसलिए हमें वक़्त चाहिए। एक और है जहाँ पे दे आर सेइंग कि द कमर्शियल एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी स्पेसिफिक मैकेनिज्म टू इम्प्रूव टोकन रिकवरीज। बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं कि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशंस करेंगे, थर्ड पार्टी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ हम टैप करेंगे, ओटीसी डेस्क के साथ हम कैश फ्लो जनरेट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉन कस्टोडियल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, हम एयर ड्रॉप्स की को वर्कआउट करेंगे कि और तो उस प्रोजेक्ट से हमें एयर ड्रॉप मिल जाए, एंड पोटेंशियली द टोकनाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग यूजर बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग यूजर बैलेंस है उसको उसको टोकनाइज करके फ्यूचर में वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो सके। तो कुछ इस तरीके की सॉल्यूशंस पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेकिंग द नेसेसरी एप्लीकेशंस टू कोर्ट टू सीक द कोर्ट अप्रूवल फॉर अरेंजमेंट। सो बेसिकली मुझे तो इसमें सबसे सही जो लगा वो यही कि जो 11 एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे सबसे जो होपफुल लग रहा है वो ये कि भाई यहाँ पे वजीर एक्स ही कह रहा है कि दे आर इन डिस्कशन विद पोटेंशियल व्हाइट नाइट, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, और ये कह रहे हैं कि जेड मैनेजमेंट इज करंटली एट वेरियस स्टेजेस, जिसमें 11 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एंड ट्रेडिंग बिजनेसेस जो है उनके साथ बात चल रही है। ये 11 पोटेंशियल एक्सचेंजेस इतनी बड़ी हैं कि जिनके पास आज के डेट में 5.5 टू 100 मिलियन यूजर है, 500 टू 1000 टोकन्स हैं, 5 मिलियन टू 4 बिलियन यूएस डॉलर का उनका वॉल्यूम है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ के साथ हमारा एनडीए तक साइन हुआ है, जिसमें जिसमें हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होते हैं, जिसमें हम कुछ बता नहीं सकते, और लेट्स सी, बट यहाँ पे ये सब ये लिखा है कि इट इज एट अ प्रीलिमिनरी स्टेज, सम ऑफ द व्हाइट नाइट्स हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग रेस्क्यू और पार्टनरिंग विद जेटाई, इनफॉर्मल ऑफर्स फ्रॉम पोटेंशियल, ये भी बताया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाइनेंस के साथ इनका जो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है बिफोर एनी इन्वेस्टर कुड कैन इन्वेस्ट। अब क्या पता वो बाइनेंस ही कल को सीजी बार आ जाए कर ले, वो बात अलग है, लेकिन दे आर इन टच। सो अब ये इसमें कितना राइट है क्या है, अब अगर इन्होंने कोर्ट के सामने देखो एफिडेविट डाला है, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ एफिडेविट का मतलब यही होता है कि आदमी कोर्ट को गुमराह करने के लिए जो फैक्ट्स है वही लिखता है, बट ये किसने देखा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, बेसिकली वो वाली बात है कि अगर बोल रहे हैं कि 11 एक्सचेंजेस से बात चल रही है, ग्लोबल एक्सचेंजेस से, तो किससे चल रही है ये पता नहीं, बट दे आर क्लेमिंग इट इन द एफिडेविट, इट्स अप टू यू टू बिलीव इट और नॉट, ठीक है? उसके बाद द साइबर अटैक
जो है उसकी उसकी वजह से एक्सचेंज का टेक्निकल हैक नहीं हुआ है। सिर्फ़ एसेट्स गए हैं, जो एक्सचेंज की जो टेक्नोलॉजी है वो एज़ इट इज़ है, एक्सचेंज आज भी काम कर रही है, एक्सचेंज के अंदर पोटेंशियल है। आज भी एक्सचेंज ने अपने पीक टाइम में 107 बिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम भी, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी उसने झेला है, उसने मैनेज करके दिखाया है। तो कि एक्सचेंज आज भी ऑपरेशनल है, बेसिकली कोर्ट को वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये और 6 महीने का टाइम माँगा है और यहाँ पे ये भी लिखा है कि वन ऑफ द प्लेटफॉर्म टॉप 20 क्रिएटर हैज़ कम फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर मॉरेटोरियम। सो बेसिकली मॉरेटोरियम का की जो सपोर्ट है ये आपसे माँगी जाएगी। आपको आपके एंड में आपके जो है ये आप यहाँ पे ये एंड हो गया बेसिकली। उसके आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरीके के प्रूफ लगे हैं, ओनरशिप प्रूफ और सारे ज़नमई लैब किसकी है या सारे ना जो आपको प्रूफ चाहिए होता है ना, तो कुछ भी एफिडेविट आप लगा रहे हो, तो साथ में आपको प्रूफ लगाने होते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इंडिया, ज़नमई लैब का पूरा यहाँ पे एड्रेस, ज़नमई लैब कब बनी, ज़नमई लैब के कितने शेयर होल्डर्स हैं, क्या ऑथराइज़्ड कैपिटल है, कौन-कौन इसके अंदर है ज़नमई लैब के अंदर, क्या ज़नमई लैब का काम था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये आप सारी इसके अंदर, ये मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। आप इन सारे लिंक्स को जाके देख सकते हो, यूज़र एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देख सकते हो। तो ये था बेसिकली आज का जो एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट में बहुत सारे लोगों को मेल आई है, बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते थे। वीडियो 35 मिनट का हो चुका है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप वज़ीर-एक्स में आपके पैसे पड़ रहे हैं, तो ये 35 मिनट का आपको वीडियो सुनना चाहिए। देखिए, फैक्ट ये है कि गेम ये है, इसको इस तरीके से समझो कि एक सिंगापुर की फर्म है, वो पेरेंट फर्म है, एक इंडियन फर्म थी, वो छोटी कंपनी थी, वो उस पेरेंट कंपनी की सब्सिडियरी थी। तो इंडिया में जो थी वो ज़नमई लैब थी, वो सिर्फ़ आईएनआर में डील करती थी, जो बाहर की थी वो क्रिप्टो टू क्रिप्टो, वो ज़ेटी, वो सिंगापुर की थी। अब जो कोर्ट में आप केस कर सकते हो, 100% करना भी चाहिए, आपका राइट है, कानून में आपके प्रावधान हैं। आप जब कोर्ट में केस करोगे वो ज़नमई के अगेंस्ट करोगे। मोस्ट लाइकली आप जब अपने लॉयर से बात करोगे, करनी भी चाहिए और आप अपने लॉयर को ये एफिडेविट भी दिखाओ, तो वो आपको यही बोलेगा कि ज़नमई लैब पे हम जब केस करेंगे, प्रोबेबली वो यही कहेगा कि हमारे तो कोई केस बनता नहीं, क्योंकि हमारा तो आईएनआर इंटैक्ट है। अगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो करना है तो वो आप ज़ेडटी पे करो, प्रोबेबली। तो इसीलिए जो जो को इंडियन कोर्ट के सामने वो नहीं गए रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, वो गए सिंगापुर में। और ये स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्सचेंजेस यही फॉलो करती हैं। एक पेरेंट कंपनी होती है, इंडिया में एक होती है। पेरेंट कंपनी क्रिप्टो टू क्रिप्टो देखती है और इंडियन कंपनी आईएनआर के डिपॉज़िट और विथड्रॉल देखती है। क्योंकि ऑब्वियसली बाहर की कंपनी आईएनआर विथड्रॉल और डिपॉज़िट कैसे कर सकती है? उसको यहाँ जैसे बायनेंस है, बायनेंस को इंडिया में आके रजिस्टर करना पड़ेगा अगर उसे आईएनआर में डिपॉज़िट लेना है या विथड्रॉल देना है। आर यू गेटिंग मी? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस को समझना, इसीलिए उसका ये जो कंपनियां बनती हैं, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि भाई उससे आप जाके अभी बात करोगे, वो कहेगा यार इंडिया में वो रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, इंडिया में लाइसेंस मिलता नहीं, एक्सचेंज से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कुछ कंपनी बनती नहीं, तो इसलिए ये यही एक तरीका होता है इंडियन को सर्व करने का। तो एक तरीके से इंडियंस को सर्व किया जा रहा है बाहर रजिस्टर होके। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये देखा गया। अब अ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है। इससे पहले भी पास्ट में कंपनीज़ हैं जो इंसॉल्वेंसी के कगार पे आई, तो जो सिंगापुर रजिस्टर्ड होती है, वो यही तरीका होता है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। और अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के बाद वो इंसॉल्वेंसी फाइल हो जाती है। लेकिन स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में जनरली ये देखा गया है कि पास्ट में जिसका इंटेंट है, अब जिस कंपनी का सपोज फाउंडर का इंटेंट ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर सपोज किसी का इंटेंट है, तो इस रूट के थ्रू ये है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है। इस टाइम के दौरान जो होता है वो कोई अपना इंटरेस्ट शो कर देता है। लेकिन एक और चीज़ मैं क्लियर बोल दूँ कि कोई भी बड़ी एक्सचेंज है, उसके पास बहुत सारे सवाल होंगे, अगर वज़ीर-एक्स के अंदर उसको हाथ डालना है। जैसे कि वो सबसे पहले कहेगा बाइनेंस के साथ इश्यू सॉल्व करो, उसके बाद ये भैया ये लॉस को मैं पूरा तो नहीं ले पाऊँगा, तो प्रॉब्ली इसको लॉस को कैसे करेंगे? और फिर उसमें क्या होता है कि फ्यूचर में कोई केस ना हो इंडिया के अंदर, या तो वो रीस्ट्रक्चरिंग में, डील की रीस्ट्रक्चरिंग में बहुत टाइम लगता है। पेपर वर्क जिसे कहते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब देखने वाली बात है कि इस चीज़ को करने से कोई आपने अपना राइट नहीं खो दिया। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि एफ़िडेविट अगर सिंगापुर में हुआ है, तो आपका कोई राइट नहीं चला गया। आप 100% केस को फाइल कर सकते हो। अपने लीगल लॉयर से कंसल्ट करिए और बात करिए। केस फाइल करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है।
लॉयर आपका कोई ना कोई रास्ता बताएगा। आप ज़न्मय में तो केस कर ही सकते हैं ना, राइट? ज़न्मय ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या बोलेगा? ये तो बोलेगा कि वाईएनआर में डील करते हैं, क्रिप्टो में, लेकिन केस करिए। अगर आपका लॉयर आपको ये कहता है कि नहीं केस हमें करना चाहिए, बिल्कुल आप करिए। और इन द मीनव्हाइल यहाँ पे अगर जो सिंगापुर का जो कोर्ट है, अगर वो निश्चल को या वज़ीर एक्स को या ज़ेडटी को बोलता है ठीक है हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बस, क्योंकि उस कंपनी के अगेंस्ट अगर सिंगापुर ने उसे इम्यूनिटी दे दी 6 महीने की, तो फिर अगले 6 महीने तक उसपे कोई भी किसी तरीके का केस या कोई किसी तरीके की सिंगापुर की अदालत में केस नहीं हो सकता। इंडिया में आप केस कर सकते हो, ज़न्मई के अगेंस्ट। बट सिंगापुर की अदालत में जब उसे वहाँ इम्यूनिटी मिल गई, तो वहाँ उस ज़ेडटी के अगेंस्ट कोई और केस नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद चल सकता है। तो 6 महीने का टाइम उन्हें अगर अप्रूव हो गया, तो उन्हें 6 महीने का टाइम मिल जाएगा ये करने के लिए, राइट? बट इंडिया के अंदर आप ज़न्मई के अगेंस्ट केस कर सकते हो 100%, कोई उसमें डाउट नहीं। बट मुझे जो लगता है वो मैंने आप तक शेयर किया। क्योंकि प्लानिंग यही थी कि भई वहाँ से क्रिप्टो टू क्रिप्टो करो सिंगापुर एक्सचेंज से, और या इंडियन कंपनी से आईएनआर करो। बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाया। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर समझ आया, तो प्लीज़ अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है? और मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।